क्या आपका भी हाल यही है? स्वाभाविक है, हम सब का हाल यही है। आजकल तो रिश्तेदारों के, मित्रों के फोन भी आते हैं तो सामान्य बातचीत के बाद बात पहुंचती है कोरोना पर और खत्म होती है वैक्सीन पर। और जब कोरोना और वैक्सीन की बात निकलती है तो कभी गुस्सा जाहिर होता है उनकी तरफ से, कभी गुस्सा जाहिर होता है हमारी तरफ से, कभी वो हमें शांत करते हैं, कभी हम उन्हें शांत करते हैं। और ये गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि इस वायरस ने हमें शारीरिक कष्ट ही नहीं दिया है, बल्कि उसके साथ साथ ये हमें आर्थिक कष्ट भी दे रहा है, सामाजिक कष्ट भी दे रहा है, और सबसे बड़ा ये हमें मानसिक कष्ट दे रहा है। पर विश्वास रखिए, जल्दी ठीक होगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो सब कुछ जल्द ठीक होगा। क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन कैसे बनती है, और वैक्सीन में क्या ऐसा तत्व होता है, और क्यों वैक्सीन को बनने में इतना समय लगता है? आज हम इन्हीं विषयों को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं भरत गहलोत और स्वागत है आपका। वैक्सीन, पिछले 4 महीने से इस शब्द ने हम सबको बहुत विचलित किया हुआ है। पिछले 4 महीने से इस शब्द को हमने जितनी बार सुना है, शायद ही हमने हमारी पूरी जिंदगी में सुना होगा। वैक्सीन जब भी किसी बैक्टीरिया के खिलाफ बनती है, जब भी किसी वायरस के खिलाफ बनाते हैं, तो उस वैक्सीन में वही वायरस, वही बैक्टीरिया होता है। थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर यह सत्य है। उस वैक्सीन में उसी वायरस को, उसी बैक्टीरिया को हमारे शरीर में वैक्सीनेशन के द्वारा प्रवेश कराया जाता है। और जब वो बैक्टीरिया, वो वायरस हमारे शरीर में एक बार प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में जो WBC है वो एक्टिवेट होती है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वो एक्टिवेट होके उस वायरस, उस बैक्टीरिया के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं, और एक बार जब एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीबॉडी उस वायरस का, उस बैक्टीरिया का खात्मा कर देती है, उसे नष्ट कर देती है। और जो एंटीबॉडी बनने का मैकेनिज्म है, वो हमारे शरीर की संरचना में, हमारे शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि उसमें वो स्टोर हो जाता है। तो भविष्य में जब भी वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जब भी हम उस वायरस के संपर्क में आते हैं, तो हमारी संरचना, हमारे शरीर की संरचना ऐसी है कि जो एंटीबॉडी बनने का जो पहले प्रोसीजर हमारे शरीर में जो स्टोर हुआ है, वो तुरंत रिकॉल होता है, और तुरंत उस वायरस के खिलाफ वो एंटीबॉडी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे सरल शब्दों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं, वो एंटीबॉडी तुरंत रिकॉल होती है और उस वायरस का तुरंत ही खात्मा कर देती है, उसे नष्ट कर देती है। और फिर वो वायरस हमारे शरीर के अंगों पर या शरीर की क्रियाओं पर उतना घातक प्रभाव नहीं डाल पाता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मौजूदा हालात में अगर कोरोना वायरस का हम उदाहरण ले, तो इतने लोगों में, संसार भर के लोगों में ये वायरस ऑलरेडी मौजूद है, तो उनके अंदर एंटीबॉडी तैयार हो जानी चाहिए। फिर ये संक्रमण और क्यों बढ़ रहा है और लोग क्यों मर रहे हैं? और जब वैक्सीन आएगी तो उन लोगों में जिनमें ये वायरस ऑलरेडी मौजूद है, उनके शरीर में दोबारा वैक्सीन के द्वारा वायरस डालने का क्या अर्थ है? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम लाजमी है। आपने इन दिनों में टीवी डिबेट्स में या फिर सोशल मीडिया में सुना होगा हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि बहुत सारे लोगों में ये वायरस आया भी होगा और चला भी गया होगा। यानी उन लोगों में ये वायरस आके उतना घातक प्रभाव नहीं डाल पाया और फिर चला भी गया, अर्थात उन लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। पर यह अभी भी शोध का विषय है, क्योंकि हमारे पास इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन वैक्सीन में इस वायरस को हूबहू उसी अवस्था में नहीं पहुंचाया जाता है जिस अवस्था में यह संक्रमण के द्वारा अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। वैक्सीन में लैब में इस वायरस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। न्यूट्रलाइज यानी इस वायरस को उस अवस्था तक निष्क्रिय किया जाता है जब इसे हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाए तो यह हमारे शरीर के किसी भी क्रियाओं में, किसी भी अंगों पर घातक प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन उसको उतना सक्रिय जरूर रखा जाता है जिसके कारण हमारी WBC एक्टिवेट होके इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक बार WBC एक्टिवेट होके एंटीबॉडी बना देती है तो हमारे शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि उस प्रक्रिया को स्टोर कर लेती है, और भविष्य में जब यह वायरस घातक रूप में भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह उतना प्रभावी नहीं होता है और तुरंत ही एंटीबॉडी हमारे शरीर की रिकॉल होकर इस वायरस को नष्ट कर देती है। यह है वैक्सीन।
वैक्सीन बनाने का एक पैसिव तरीका भी है। उसमें यह होता है कि इस वायरस को जानवरों के शरीर में प्रवेश कराया जाता है और जानवरों के शरीर में प्रवेश कराने के बाद जानवरों की जो WBC है, उनके शरीर का जो मैकेनिज्म है, वो इस वायरस, इस बैक्टीरिया के खिलाफ एक्टिवेट होके एक एंटीबॉडी बनाती है और उस एंटीबॉडी को उन जानवरों के शरीर से एक्सट्रैक्ट कर वैक्सीन में स्टोर करके फिर हमारे शरीर में वो एंटीबॉडी प्रवेश कराई जाती है। पर उसमें और इस वैक्सीनेशन में यह फर्क है कि पहले वाले वैक्सीन में वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी नेचुरल रूप से तैयार होती है, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग चलती है, और दूसरे पैसिव तरीके में वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में तैयार नहीं होती है। इसका मतलब जब भी हम इसके वायरस के संपर्क में आते हैं तो वापस हमें वैक्सीन की जरूरत होगी। ये दोनों वैक्सीन में फर्क है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन बनने में इतना समय क्यों लगता है? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि लैब में हमें वो पॉइंट ज्ञात करना पड़ता है, वो बैलेंस बनाना पड़ता है कि इस वायरस को कितना निष्क्रिय रखना है ताकि शरीर की क्रियाओं पर, अंगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले, और कितना सक्रिय रखना है ताकि WBC तुरंत इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे। और इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत पहले इसका टेस्ट जानवरों पे किया जाता है, वहां पर परिणाम ज्ञात किए जाते हैं, फिर इसे इंसानों पर परीक्षण किया जाता है। हर आयु वर्ग के इंसानों पर परीक्षण होता है, संसार भर की समस्त जलवायु के लोगों पर परीक्षण होता है, और जब एक बार परिणाम अनुकूल मिलते हैं तो इस वैक्सीन को अनुमति मिलती है और फिर ये अवेलेबल होती है। मुझे लगता है कि अब इस विषय को हम सब ने अच्छी तरह जान लिया है। मुझे दीजिए इजाजत। आपका धन्यवाद। फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।